नमस्कार दोस्तों, आइए हम मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे भारत में कैसे आके स्थापना किए। और ये 350 साल लगभग कहा जाता है कि 331 साल लगभग हमारे भारत में ये राज किए थे। तो ये आए कहाँ से थे, कैसे इसका स्थापना हो गया, इसी बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, पहला है मुगल वंश। ये कब से कब तक चला? 1526 और 1707, और दूसरा 1707 और 1857। तो ये डेट दिया किस लिए है, इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, मुगल का जो मुगल वंश है इसको हम 2 तारीख में समझते हैं, ठीक है। एक पहला जो साल होता है 1526 से लेकर 1707, और दूसरा 1707 से लेकर 1857। 1526 से 1707 कहने का मतलब है कि इस काल में मुगल काल के जो क्या हुए थे, शक्तिशाली राजा उभरे हुए थे, मतलब शक्तिशाली राजा राज किए थे हमारे भारत पे। इसके बाद से जो राजा आए 1707 के बाद से जो राजा आए थे, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, इसमें जो थे बाबर से औरंगजेब की मृत्यु का काल चला हुआ था। और ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसमें जो राजा बने थे, तो ये लोग इतना प्रभावशाली नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो इतने बीच में जो राजा बने थे, वो मुगल काल के बहुत प्रभावशाली राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा माना जा सकता है, बोला जा सकता है कि बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, क्योंकि बहुत नियम कानून लगाए थे। मतलब एक मुगल काल को एक चरम सीमा पर तो अधिकांश हिस्सों पर इन्होंने कब्जा अपने में कर लिया था। तो मुगल वंश का स्थापना के बारे में समझते हैं, किसका स्थापना कोई नहीं, तो भारत में हुआ था मुगल वंश का स्थापना, और किए हुए थे बाबर। तो बाबर के बारे में जरा समझते हैं कि बाबर कौन था, क्या नाम था इनका, पूरा नाम क्या था, कहाँ से आए थे, ये भारत क्यों आए, इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, ये निकाल लेते हैं, इसके बारे में ये समझते हैं। बाबर के बारे में समझ लेते हैं। बाबर था, देखिए नाम आता है, मुगल वंश का स्थापना जो किया था वो होता है बाबर। तो ये था कौन? बाबर को सोचते हैं कि बाबर था कौन। तो जो बाबर है, इसका नाम पूरा, इसका जो पूरा नाम देते हैं परिचय, इसका पूरा नाम क्या था? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या था बाबर का? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 1483 को फरागना में हुआ था। अभी के जो उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को प्रांत में पड़ता है फरागना, वहीं हुआ था। ये इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। तो ये एक तुर्की फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इसको बोला जाता है, इनके पिता जो क्या थे वो तुर्की फैमिली से बिलोंग करते थे। पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम था, माता का नाम बोलिए, पिता जो थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे, और ये तैमूर वंश के वंशज थे। इनके पिता जो थे किस वंश थे? तो तैमूर वंश थे। और इनकी जो माता थी, उनका नाम था कुतुब निगार खानम। और ये जो थी मंगोल वंश थी। इनकी जो माता थी मंगोल वंश थी, इनका माता का नाम था कुतुब निगार खानम, और जो इनके पिताजी थे वो उमर शेख मिर्जा थे। कभी कभी किसी किताब में दे देता है शेख उमर मिर्जा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इनके पिताजी का एक्चुअली नाम था उमर शेख मिर्जा, और ये तुर्क वंश तैमूर वंश थे, और इनकी जो माता जो थी मंगोल वंश की थी। तो इन दोनों में विवाह हुआ था। विवाह ये एक्चुअली बात ये है कि ये उठा के वहाँ से ले आए थे, और उसके बाद जाके इनसे शादी किए थे। तो शादी करने के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था बाबर। इनका पूरा नाम था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। ये फरागना के थे। इसके बारे में आगे समझते हैं कैसे कैसे क्या हुई। तो इनकी जो पिताजी की जो मृत्यु थी वो 1494 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। लड़ते लड़ते इनका जो लड़ाई झगड़ा जो राजा होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये लोग करते थे। उसी दौरान इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस टाइम मात्र इनका आयु था 14 साल। मतलब 12 साल की आयु, तकरीबन 12 साल की आयु में ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। 12 साल की आयु में ये क्या बन गए? राजा बन गए। कहाँ की? तो फरागना का ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। फरागना का ये राजा बन गए। 12 साल की, मात्र 12 साल की आयु में ये फरागना का राजा बन गए। देखिए, इतनी छोटी उम्र में राजा बन जाना कोई छोटा बात नहीं होता है। कैसे अपने राज्य को संभालना है, कैसे इसको विस्तार करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, इसके बारे में जरा सोचना चाहिए। छोटा बच्चा को इसमें क्या समझना है कि 12 साल का बच्चा है, उसको क्या युद्ध का तो समझ में आएगा, लेकिन ये पिताजी के साथ रहते रहते कुछ युद्ध सीख लिया था। तो देखिए, जब ये राजा बना ना,
तो ये 2-3 काम सबसे पहले किया। उसी साल 1494 में क्या किया, इसके जो चाचा जो थे, चाचा इसके जो थे समरकंद के राजा थे, समरकंद के राजा थे इसके चाचा, तो उन्होंने क्या कर दिया, राजा बनते ही बनते क्या कर दिया, समरकंद पे हमला कर दिया। कब हमला किया, तो 1494 में समरकंद पे एकदम 12 वर्ष की आयु, छोटी आयु में क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इस हमला में ये अपना हार गए। ये पहला जो ये लड़ाई समरकंद पे किए थे ये हार गए थे, ये जीत नहीं पाए थे, समरकंद को हार गए थे। तो फिर इन्होंने फिर वापस वहाँ से हार के आ गए यहाँ अपने फरागना में। फिर सोचे फिर लड़ाई करेंगे। फिर 3 साल बाद 1497 में ये फिर गए समरकंद पे लड़ाई करने के लिए, और इस बार समरकंद को क्या कर लिया, जीत लिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक जीत नहीं पाया, उसको 100 दिन के बाद उनको फिर से वहाँ से लौट के आना पड़ गया। वहाँ की जो लोग थे और वहाँ के जो सैनिक थे, बहुत बलवान सैनिक थे, फिर से इनको हरा दिया गया और बाबर फिर से वहाँ से लौट के वापस आ गया। बाबर फिर भी हार नहीं माना, बोला फिर हम लड़ेंगे। फिर 4 साल बाद फिर 1501 में क्या किया, समरकंद में फिर हमला बोल दिया। 1501 में हमला बोल दिया, इस बार भी वो जीत गया। इस बार जीता तो कितने साल के लिए, तो तकरीबन कहा जाता है कि 8 महीने के लिए जीता हुआ। तो उसके बाद फिर से इसको वहाँ के लोगों ने भगा दिया था, इसको मतलब वहाँ के सैनिकों ने इनको हरा दिया था। तो इस बार जो ये हारे थे ना, ये ऐसे नहीं हारे थे। जो इसके चाचा समरकंद को जो राज किए थे, जिसके चाचा जो थे समरकंद के, उन्होंने एक लेडीज़ का हेल्प, जिसका नाम सोबाना खां बोला जाता है, सोबाना खां की उन्होंने मदद ली थी। तो सोबाना खां की मदद से इसके चाचा ने इसको हरा दिया 1501 में, और फिर से ये वापस आ गए कहाँ पे, फरागना में आ गए। तो ये वापस आए फरागना में, फिर सोचे कि इधर बार बार जा रहे हैं, हम बार बार हार जाते हैं, काम करते हैं इस बार भारत की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इधर किसकी ओर, पूरब की ओर बढ़ के देखते हैं कि इधर क्या होता है। तो पूरब की ओर ये बढ़े। 1504 वो साल था, इसमें 1504 में इन्होंने क्या किया, कलंदर पे, काबुल पे आक्रमण कर दिया, काबुल पे हमला कर दिया 1504 में, और काबुल को इन्होंने जीत लिया। काबुल को इन्होंने आसानी से जीत लिया। फिर उसके बाद देखा इन्होंने मिलाया कि हम समरकंद की ओर जा रहे थे, तो बार बार हार जा रहे थे, या बार बार वहाँ की सत्ता जो क्या करते हमारे हाथ से चली जाती है, लेकिन इधर की जो सत्ता है वो नहीं जा रही है हमारे हाथ से। तो ये जीत के हमेशा काबुल के क्षेत्र में हमेशा रहा, इनके क्षेत्र में। फिर उसके बाद क्या किए, 1511 में फिर से हमला किए। ईरानी शासक लोग का मदद लिए थे, और ईरानी शासक को हम मदद लेके फिर से समरकंद में जीत लिए। इस बार समरकंद में जीते कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन जो गद्दी पे बैठाया गया था ना, ये बाबर जो था, देखिए ये सोलगानी अपने आप को राजा समझता था, किसी के अंडर काम करना इसको पसंद नहीं था। तो 1511 में जो ये लड़ाई किया था ना, वो ईरानी की मदद से किया था। तो ईरानियों के ये सूबेदार बनकर रहता करता, तो उन लोग का बात मानता था ईरानियों को, तो इसको अच्छा नहीं लगता बाबर को। बाबर चाहता था कि हम राजा, जहाँ का भी बने राजा बने, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं हो, जो हम कहे वही सही हो, जो हम निर्णय ले वही हो। लेकिन जो समरकंद पे इस बार जो इनको जितवाए थे, ईरानी लोग इनको जितवाए थे, उनका भी कुछ दबाव रहता था। तो 1 साल बाद फिर से ये हार गए वहाँ। फिर से वहाँ के जो लोग थे, सैनिक थे, वो उनको फिर से हरा दिए। फिर ये वहाँ से वापस आ गए। 1512 में फिर ये लौट गए वहाँ से। 1512 में फिर कहाँ आ गए, तो काबुल आ गए। 1500 काबुल में फिर स्थिर हो गया, शादी ब्याह जरा यहीं से किए हुए थे। फिर देखिए सुना देते हैं। देखिए अब 1512 का तकरीबन तो समझ लीजिए कि वो पूरा पहले अपने सब प्रारंभिक संघर्ष कैसे हुआ। अब देखिए ये भारत में इसका एंट्री कैसे हुआ, इधर ये समझते हैं भारत पे आके। देखिए सबसे पहले ये आया था ना, तो 1519 में इन्होंने क्या किया था, सीमा क्षेत्र पड़ता था इसका सीमा क्षेत्र बेजौर और घेरा का जो सीमा क्षेत्र था, उसको इन्होंने हमला कर दिया बाबर ने जाके 1519 में, और जाके कुछ क्षेत्रों पे जरा अपना अधिकार प्राप्त कर लिया 1519 में ही। और 1519 में क्या किया, पेशावर पे भी 1519 में सीमा क्षेत्र बेजौर के सीमा क्षेत्र बेजौर और घेरा आक्रमण करके इसको थोड़ा पार्ट से जीत लिया। और 1519 में पेशावर पे हमला कर दिया। पेशावर पे हमला करके ये दोनों पार्ट को अच्छा से जीत लिया बाबर। तो देखिए बाबर जो था वो शांति से बैठा था नहीं, वो चाहता था कि हम भारत का राजा कब बने, मतलब ये भारत पे हमला करने का स्टार्टिंग से सोचता था कि हम आगे मतलब भारत को जीत ले, कभी ना कभी जीत ले, ये पहले से सोचते रहता है। तो 1519 में बुर्ज लड़ाई के सीमा क्षेत्र बेजौर और घेरा को और पेशावर को
ये जीत लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ समझते हैं। देखिए फिर अगले साल क्या किया, 1520 में जीत के फिर वापस काबुल चला गया था। फिर काबुल से 1520 में आया ये लड़ाई करने के लिए। तो सीमा क्षेत्र बेजौर, बेड़ा, पेशावर सहित उसको जीत लिया। पंजाब के सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है सियालकोट, उस जगह को भी उन्होंने जीत लिया था। पंजाब के सियालकोट जगह को जीत लिया था 1520 में। और लास्ट जो था 1522 था, ठीक है 1522। 1520 में किसको जीता था, पंजाब और सियालकोट जगह को। पंजाब और सियालकोट कुछ जगहों पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। 24 में था। फिर 1524 में इन्होंने क्या किया, लाहौर सहित पंजाब, भारत का जो पंजाब पड़ता है, लाहौर सहित पूरा पंजाब पे अपना कब्जा इन्होंने जमा लिया। लाहौर सहित पंजाब पे इन्होंने 1524 आते आते पूरे तरीके से कब्जा में अपने कर लिया। अब इसके मन में आया कि अब हम पूरे भारत पे दिल्ली सल्तनत में बैठेंगे, लेकिन उसके लिए दिक्कत ये थी कि दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था, सिकंदर लोदी का बेटा। तो इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी, बहुत लाखों की तादाद में सेना थी, हजारों हाथियाँ थे, तो उससे लड़ना कोई आसान बात था नहीं। तो देखिए इसका मनोबल कैसे बढ़ा, इसमें थोड़ा समझते हैं। हुआ क्या कि एक राजा थे, उनका नाम है राणा सांगा, हिंदू राजा थे। उन्होंने बाबर से कहा कि तुम जाके लड़ाई करो, तुम इब्राहिम लोदी से लड़ाई करो, हम क्या करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे। और एक थे दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी और राणा सांगा क्या किए थे, बाबर से जाके बात किए थे, अपने दूत को भेजे थे उसके पास कि तुम जाके लड़ाई करो, हम तुम्हारा क्या करेंगे इस लड़ाई में साथ देंगे। तुम इब्राहिम लोदी का बहुत मन बढ़ गया, तुम उसको हराओ। तो बाबर का मनोबल थोड़ा बढ़ गया कि हमको राजा का साथ मिल रहा है, अब हम हरा सकते हैं। तो 1526 में क्या किया बाबर, 1526 में याद रखें, 1526 बहुत फेमस चीज़ है, पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। पराजित किया था, कैसे किया था, कुछ तो कारण होगा। इतना छोटा सेना लेके इब्राहिम लोदी के 1 लाख सेना, 10,000 तकरीबन 1,000 हाथियों को हरा देना छोटा मोटा बात नहीं। अकेले 12,000 का सेना लेकर, बाबर के पास 12,000 तकरीबन माना जाता है कि 12,000 का उसके पास सेना था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के करीब में सेना था। तो उसको हरा देना कोई छोटा बात नहीं होता। कैसे हराया, कुछ तो बात होगा, कुछ नया नया नियम लाया होगा तब ना हराया होगा, समझते हैं। 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। देखिए इस युद्ध में जब ये युद्ध हुआ था ना, तो छोटे मोटे जो राजा थे उन्होंने अपना अपना थोड़ा सेना भेज दिया। तकरीबन इसके पास 24-25 हज़ार का सेना हो गया था, उससे ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी की तुलना में बहुत कम था। तो इब्राहिम लोदी से टकराव नहीं चाहता था। इब्राहिम लोदी को पता था कि हाँ बाबर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो सोच रहा था कि मेरे पास आएगा, जब हमारे क्षेत्र में कवर करेगा ये, तब इस पर हम लड़ाई करेंगे, तब इस पर हम आक्रमण करेंगे। इसलिए ये लड़ाई नहीं कर रहा था, सोच रहा इसको पहले आने दीजिए। तो बाबर को 1926 चला गया पानीपत, वहाँ पर सब सेना को ऑलरेडी बैठा दिया था। और देखिए इस जो युद्ध किया था, इस युद्ध को तुलगमा युद्ध रीति से जीता था। इस युद्ध रीति से जीता था तुलगमा। इस युद्ध को किस नीति से जीता था, पूछता है क्वेश्चन, तो बोलिएगा तुलगमा युद्ध नीति से, ठीक है। इस युद्ध को तुलगमा युद्ध नीति से बाबर जीता था। और देखिए इसी पानीपत के युद्ध में बाबर क्या किया था, तोप खाने का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। तुलगमा युद्ध का प्रयोग किया और क्या किया, तोप खाने का प्रयोग किया। इसी युद्ध में क्या किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाना देखिए ऐसा कोई चला रहा था, उसका जो मेन प्रबंधन थे, जिसका नाम था उस्ताद मुस्तफा। देखिए उस्ताद मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली जो थे ना, वो तो उसी के मतलब जो तोप खाना जो चल रहा था उसी के लिए क्या कर रहे थे, हेड में थे। उस्ताद मुस्तफ़ा उस्ताद अली कुली है और उस्ताद मुस्तफ़ा जो थे, तोप खाना का जो प्रयोग होता है उसके लिए हेड पे संचालन इन्हीं के द्वारा हो रहा था, ये कर रहे थे। तो बाबर ने इनको जरा मेन माना है, और किसको मेन माना है कि युद्ध रीति में किसके कारण जीते हैं, तीरंदाज कारण में जीते हैं। जो तीरंदाज हमारे हैं
उन्हीं कारण हम इस युद्ध में जीतते हैं। इस युद्ध में बताइए 25,000 की मामूली सेना से 1 लाख सैनिकों को हरा देना बाबर ने किसके कारण पॉसिबल किया? ये 3 कारण। तुलगमा नीति का पहले प्रयोग किया। तुलगमा नीति देखिए कि युद्ध नीति है इस जगह का, ठीक है। इसमें होता क्या है तुलगमा नीति में पहले से सबसे डिसाइड होता है कि ऐसे करना है, ऐसे से लड़ाई करना है। इसमें लड़ाई के बारे में बताते हैं हुआ कैसे था। ऊपर गड्ढा खोल दिया गया, गड्ढा खोल वहाँ पेड़ से बना दिया था कि ऊपर छाल में सबको कर करके छुप के यहाँ से आपको क्या लड़ाई करना है। और दूसरा क्या होता है गाड़ियों को समूह को आगे कर दिया गया था, एकदम गाड़ियों से पूरा ढक दिया गया था कि सैनिकों को कुछ हो ना। वहाँ से उसको बंदूक रख के सैनिक चलाते थे। तोप चलाया गया। तोप सबसे पहले बाबर ही चलाया था भारत में। भारत में तोप सबसे पहले कौन चलाया था? भारत चलाया था। कहाँ चलाया था? पानीपत के युद्ध में। और ये 1526 में होता है। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुआ था 1526 में पानीपत के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर की विजय हुई थी। और बाबर जब जीता तो दिल्ली सल्तनत पे किस चीज का नाम रख दिया? मुगल शासक, मतलब मुगल का, मुगल वंश का नींव रख दिया। कहाँ पे? दिल्ली पे। जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना कर दिया 1526 में। कहाँ पे? भारत में। दिल्ली सल्तनत पे क्या कर दिया? मुगल वंश का स्थापना कर दिया। लेकिन मुगल वंश, वो मुगल क्यों रखा? मुगल से अर्थ क्या समझते हैं? मुगल। लेकिन मुगल दो किस्म के बनता है, मंगोल प्लस तुर्क। इसके पिताजी किस चीज के थे? इसके पिताजी तैमूर वंश के, तुर्क से रिलेटेड थे, माता मंगोल से थी। तो मुगल का असली अर्थ होता है बहादुर। मुगल का हिंदी होता है बहादुर। मुगल का हिंदी बहादुर होता है, ठीक है। तो मुगलों का समझे क्या होता है? आगे समझते। अब देखिए 1526 में जीत गए, जीत क्या बन गए? वहाँ के राजा बन गए। कहाँ के? मुगल वंश की स्थापना कर दिया और वहाँ का अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ये भारत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का ये अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब देखिए जस्ट उसके बाद एक और साल आता है 1527। ये भी महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखिएगा। 1527 ये खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें खानवा का युद्ध हुआ था। अब देखिए खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच। अब देखिए एक टाइम था जब ये बाबर को बोला था तुम आके इब्राहिम लोदी से लड़ाई करो। उस टाइम इसका दोस्त था, लेकिन इसी से लड़ाई क्यों हो गया बाबर का? कुछ कारण होगा तभी ना जी, ऐसे तो लड़ाई नहीं हो सकता है। तो देखिए हुआ क्या था ना, राणा सांगा को लगा था कि ये अफगानी है, अफगानी क्या, अफगानी योद्धा, अफगान का राजा है, काबुल का राजा है। तो ये आएगा भारत में, क्या करेगा? लूटेगा और वापस चला जाएगा। जैसे पुराने राजा के मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी भारत आए थे, भारत को लूटे और चलेगा। तो इसको भी ऐसा ही लगा कि ये आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा के लूट के चला जाएगा, हम राजा बन जाएंगे दिल्ली के। तो ऐसा नहीं हुआ। बाबर वहीं अपने आप को राजा घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। राणा सांगा से खिसिया गया, बादशाह घोषित कर दिया। बोला कि अच्छा रुको, हमसे लड़ाई करो। तो उस टाइम जो था राणा सांगा बहुत प्रभावशाली राजा था, बहुत ताकतवर राजा इसको माना जाता था राणा सांगा को। तो अकबर सोचा कि बाबर सोचा कि सर आप ये हमारे झगड़ा कर रहा है, हम क्या करें? बोले लड़ेंगे इससे भी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के बीच। इस टाइम देखिए राणा सांगा के पास लड़ाकू ज़्यादा थे, सैनिक ज़्यादा थे, बाबर के पास अभी भी कम थे। लेकिन क्या हो गया इसमें भी? क्या हुआ था? राणा सांगा, देखिए राणा सांगा जो है ना बकलोल नेता, बकलोल राजा था। भारत में जितने राजा हुए हैं ना, तलवारबाजी लोग अच्छा करते थे, लेकिन दिमाग का प्रयोग जो होता है ना वो बहुत कम, मतलब भारतीय राजाओं में जो बात है कि बहुत कम राजा अच्छा से दिमाग रहा है। राणा सांगा गलती क्या कर दिया था? ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था उससे सीख नहीं लिया था। उसमें देखा था कि तो सब चला था कैसे युद्ध हुआ था, उस चीज़ से राणा सांगा सीख नहीं लिया, ऐसा ही लड़ाई करने चला गया। तो बाबर फिर से उसी युद्ध की तरफ तुलगमा युद्ध इसमें प्रयोग किया, राणा सांगा को हरा दिया। तो देखिए राणा सांगा को हरा दिया, तो इसमें राणा सांगा को मार नहीं पाया। एक चीज़ याद रखिएगा
1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा को वो मार नहीं पाया था, लेकिन जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी को ये मार दिया था, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा को मार नहीं पाया था। राणा सांगा वहाँ से भाग के निकल गया था। लेकिन राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुआ, इसके पीछे कहा जाता है कि उसके जो जाट भाई थे, उसके मतलब जो भाई थे, चचेरे भाई, वो लोग उसे जहर दे के मार दिए। वैसे राजस्थान का प्रभाव से मतलब शक्तिशाली राजा का मृत्यु हो गया था, लेकिन बाबर राणा सांगा को नहीं मार पाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्या किया था? जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब क्या होता है? आपके मन प्रश्न होगा, जिहाद मतलब होता क्या? तो देखिए, जिहाद मतलब होता है इस्लाम धर्म की रक्षा करना, जिहाद कहलाता है। बाबर ने क्या कहा, इस युद्ध को क्या कहा कि हम इस्लाम धर्म का रक्षा कर रहे हैं। तो ये युद्ध इसी नाम पर बोला गया था कि इस युद्ध में हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसको जिहाद का नारा दे दिया गया। इसमें एक और चीज़ मेन आता है, इस युद्ध को जब जीत गया बाबर, उसके बाद अपने आप को गाजी का उपाधि इसको प्राप्त हो गया। गाजी का उपाधि, देखिए गाजी क्या होता है? गाजी गाजी का क्या कर लिया? उपाधि धारण कर लिया। गाजी का उपाधि धारण कर लिया था। तो गाजी मतलब क्या होता है? गाजी मतलब गैर मुसलमानों को मारने वाला। मतलब जो गैर मुस्लिमों को मारे उससे हम लोग गाजी कहते थे। तो इन्होंने गाजी का उपाधि धारण किया, क्योंकि उस टाइम हिंदू राजा उस टाइम बहुत ही सैनिकों को मार दिया था, उस टाइम उसको गाजी का उपाधि धारण कर लिया था इस युद्ध में। तो ये युद्ध यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आगे समझते हैं, आगे 1528 में कौन युद्ध हुआ था? 1528 में कौन युद्ध हुआ? इस युद्ध को चंदेरी का युद्ध से समझते हैं। ये चंदेरी का जो युद्ध था ना, ये मेदिनी राय के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो मेदिनी राय के साथ। कहा ऐसा जाता है कि राणा सांगा का कभी सूबेदार हुआ करता था ये मेदिनी राय, ठीक है। राणा सांगा क्या हुआ करता था? सूबेदार। देखिए, ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित, मालवा और बुंदेलखंड का जो सीमा था उसी पर स्थित एक जगह था चंदेरी वहाँ का। तो वहीं का ये महत्वपूर्ण क्या था? व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र। चंदेरी जो था व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बोला जाता है कि चंदेरी एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र है। तो वहीं का ये राजा हुआ करता था कौन? मेदिनी राय। इसी पे हमला कौन कर दिया? बाबर कर दिया। बाबर करके इसको भी हरा दिया। मेदिनी राय को कब हरा दिया? 1528 में मेदिनी राय को भी हरा दिया। और हरा के देखिए, इनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां को अपने बेटों को दान कर दिया, एक कमरान को और एक हुमायूं को। कमरान को और हुमायूं को। कमरान को और हुमायूं क्या कर दिया? इनकी 2 बेटियां हुआ करती थी, 2 बेटी थी, दोनों बेटियों को किसको दान कर दिया? कमरान और हुमायूं को दान में दे, मतलब वो लोगों को दे दिया कि भाई तुम इससे शादी कर लो, चाहे जो ख्याल समझो जो रखना है। तो ऐसा इन्होंने बाबर ने कर दिए थे। हालांकि गलत चीज़ है, लेकिन क्या कीजिएगा, राजा है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी में बस इतना तक यही हुआ था। और एक और चीज़ छूट गया, क्या बताना था। बाबर ने जब अपने आप को बादशाह घोषित किया था ना भारत का 1526 में, उस टाइम उसको कलंदर का उपाधि लिया था। तो देखिए, कलंदर उसको कहते हैं ना, जो कलंदर उपाधि इसको मिला ऐसे था कि जब राजा बना था तो लोगों में चांदी का सिक्का बंटवा दिया था। बाबर क्या किया था, लोगों में जब राजा ये बना था, सम्राट बना था, अपने आपको बादशाह घोषित किया था 1526 में, तो लोगों में चांदी का सिक्का बंटवा दिया था। उस टाइम से इसको क्या करना, कलंदर का भी उपाधि उस टाइम ले लिया था, इसलिए कलंदर को उपाधि इसको दिया गया था, क्योंकि ये चांदी का सिक्का बंटवाया था और अपना उदारता का पहचान दिया था। आगे चलते हैं, लास्ट युद्ध था 1529। देखिए, इसका जो सबसे लास्ट युद्ध था 1529 में था। सबसे अंतिम युद्ध जो अपने जिंदगी में सबसे लास्ट युद्ध लड़ा है, यही युद्ध था, ये घाघरा का युद्ध समझना। इस युद्ध को घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाते हैं। और ये
मोहम्मद लोदी के ये किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद लोदी के बीच में। देखिए ये महमूद है, गलती इसको देख लीजिएगा, ये मोहम्मद लोदी है, मोहम्मद नहीं। घाघरा के बीच हुआ था, मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। इसमें भी मोहम्मद लोदी हार गया, और हार के कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। ये मरा नहीं था, ये हार के चला गया था बंगाल, पराजित होकर बाबर से हार के ये बंगाल भाग गया था। तो उसके बाद 1530 में जो होता है, 1530 में बाबर मर जाता है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे एक कारण दिया गया था कि जो इसकी जो माता जी थी मोहम्मद लोदी की, इन्होंने खीर में या कुछ बना के बाबर को खिलाई थी, उसमें जहर था, जिससे खाने के बाद मतलब कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। तो ये इनकी बेगम का कहना है, बाबर की बेगम मतलब बाबर की बीवी का कहना है कि मोहम्मद लोदी की माँ ने एक खीर खिलाई थी, जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती। देखिए इसमें आपको एक और चीज़ बताना है कि कुछ किताबों में 27 दिसंबर दे दिया, 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। ऐसा नहीं मानना है, एनसीईआरटी जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ सब जगह 26 दिसंबर ही आता है, ठीक है। तो 26 दिसंबर ही बाबर की मृत्यु हुई थी, 27 दिसंबर कंफ्यूजन मत कीजिएगा। इसके 4 दिन बाद ही हुमायूं गद्दी पे आया था, मतलब 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पे बैठा था। तो हुमायूं कल पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो कुछ और टॉपिक उधर समझ लेते हैं। देखिए बाबर ने एक किताब लिखी है अपनी आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो कहते हैं, बाबरनामा। किताब का असली नाम तुझू के बाबरी, ठीक है, तुझू के बाबरी। इस किताब का नाम है तुझू के बाबरी, और ये बाबरनामा से भी फेमस है। इस किताब को खुद स्वयं खुद बाबर ने ही अपने हाथों से लिखा था। इस किताब का नाम था तुझू के बाबरी। और एक और किताब लिखा था जिसका नाम था रिसाल-ए-उज़्ज़। एक और किताब था जिसका नाम था रिसाल-ए-उज़्ज़। इस किताब का नाम था रिसाल-ए-उज़्ज़। इसको हम लोग खत बाबरी के नाम से जानते हैं। इस किताब को हम लोग खत बाबरी के नाम से भी जानते हैं। 2 किताब इन्होंने बाबर ने स्वयं खुद लिखा था। फिर एक और इसमें बहुत चीज़ चर्चा आता है, इसमें बाबर में एक और चीज़ आता है कि ये एक सिक्का चलाया था। ये अपने ज़माने में जब ये राजा बना था, मुगल वंश का जब ये सम्राट बना था, तो ये शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का भी चलाया हुआ था। किस नाम का? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जरा। शाहरुख क्या किया था अपने ज़माने में? शाहरुख नाम के सिक्का का प्रचलन किया था, मतलब शाहरुख नाम का सिक्का अपने साम्राज्य में चलाया करता था। और एक और लास्ट जो चीज़ आता है, मुगियान नामक पद शैली की शुरुआत की थी। देखिए एक लेखन शैली होती है, उस लेखन शैली के इन्होंने क्या नाम किया? मुगियान लेखक नामक शैली को इन्होंने चालू किया था, कह सकते हैं। बस यही सब इतना ही आपका बाबर का टॉपिक था। और देखिए कुछ बताना था आपको, हम बोल रहे हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी कोई डिस्कशन होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं हमको, जो टॉपिक चल रहा होगा हम सिखा देंगे। और इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नंबर भेज देंगे। उस नंबर पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में भेज दीजिएगा, हम इसका आपको नोट्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।